प्रीति, आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, नारायणपुर में अब तक 16 ग्रामीणों के मारे जाने की खबर। जगदलपुर में 23 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इशरत जहां मामले में नया मोड़, पूर्व एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने मणि के आरोपों को बताया बेबुनियाद। वित्त मंत्री का यूपीए सरकार पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत। जेएनयू में छात्रों ने निकाला विजयी जुलूस। यूनिवर्सिटी जांच समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। विमान वहन संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। हादसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। भारतीय मुसाफिरों के लिए रकम में इजाफा। संयुक्त राष्ट्र का उत्तर कोरिया के खिलाफ सबसे कड़े प्रतिबंध। आने जाने वाले सभी कार्गो की होगी जांच। स्पेस और खुफिया एजेंसी समेत 12 संगठन ब्लैकलिस्टेड। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। बस्तर के आईजी के मुताबिक नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के अभियान के विरोध में अबूझमाड़ इलाके में इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने इस घटना को मंगलवार के दिन अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। नक्सलियों ने इन ग्रामीणों को पुलिस का भेदिया बताकर हत्या कर दी। राज्य के गृह मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। बस्तर के ट्राइबल्स को नक्सलियों ने मारे हैं। दो बात इंगित करता है। नंबर 1, दंडकारण्य में पुलिस की दबाव के चलते हो सकता है कि टॉप कार्डर अबूझमाड़ में शिफ्ट हो रही हो। दूसरा, लगातार जो अबूझमाड़ में एनकाउंटर्स हो रहा है, जिसको भी नक्सली मार रहे आरोप एक ही लगा रहा है कि फोर्सेस जब भी ऑपरेट कर रहा है, आप लोग हमको सूचना क्यों नहीं दे रहे। इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन लोगों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली तोंगपाल इलाके के बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बीते एक दशक से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। इनमें से कईयों पर इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। 23 माओवादी समर्पण कर रहे हैं। ये वो नक्सली है जो कि बाहरी नक्सली का मेन ताकत बनकर वहाँ काम करते थे। जितने भी दरवा घाटी में रोड कटाई हो, पेड़ कटाई हो, गाड़ी को जलवाना हो, या जैसे पुलिस फोर्सेस बाहर जाते थे उनको हमला करने के लिए रास्ते में आईडी लगाना हो, या उनका हमारा मूवमेंट का सूचना उनको देना है, ये सारे काम वो करते थे। इशरत जहां मुठभेड़ मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इस मामले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण जेटली ने कहा कि इशरत जहां मामले में यूपीए सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया दूसरा हलफनामा फर्जीवाड़े का मामला है। जेटली ने इशरत जहां और लश्कर तैयबा के उसके दूसरे साथियों के गुजरात में मुठभेड़ में मारे जाने को सही बताते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस को लगता है कि यह फर्जी था? अगर ऐसा है तो उसने आरोप पत्र दाखिल नहीं करके और मुठभेड़ में शामिल उन अधिकारियों को गवाह नहीं बनाकर उन्हें 90 दिन जमानत क्यों हासिल करने दी? उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के पहले हलफनामे में इशरत के आतंकी संपर्कों का जिक्र था, जो अस्पष्ट नहीं था, बिल्कुल साफ था। दूसरे हलफनामे में फर्जीवाड़ा किया गया। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी और एसआईटी प्रमुख रहे सतीश वर्मा ने पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के बयान को गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मणि पर केस को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। 12 साल पुराने इस एनकाउंटर में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब आरवीएस मणि ने आरोप लगाया कि इशरत मामले में उनसे गलत बयान लेने के लिए टॉर्चर किया गया था। उन्होंने एसआईटी प्रमुख सतीश वर्मा पर सिगरेट से दागने का भी आरोप लगाया। आईबी इस पूरे मामले में अंदर तक इन्वॉल्व थी और आईबी के अधिकारियों ने इन लोगों को गैर कानूनी कस्टडी में रखा था और उसके बाद एक प्री मेडिटेटेड तरीके से, पहले से एक पूर्व योजित तरीके से
इन लोगों का मर्डर किया गया। कि ये इनकाउंटर सही है ये दिखाने के लिए मनी साहब ने वो सारी एफिडेविट में डिटेल्स लिखी थी जो आईबी ने ही उन्हें बताई थी। ये चीज़ें उन्होंने जब हमारे पास सीबीआई के पास जब उनका स्टेटमेंट हुआ तो उन्होंने बता दिया। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा नहीं बताना चाहिए तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस करने शुरू किए। इससे पहले कल इशरत जहां मामले को लेकर संसद की कार्यवाही में अवरोध हुआ। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने इस मामले में राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। सरकार का कहना है कि यह गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में हो रहे खुलासों के समय और मंशा पर सवाल उठाए हैं। इशरत जहां मामले में हो रहे नए खुलासे के बीच बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। सरकार ने भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने का समर्थन किया। डिस्कशन करेंगे तो हमारे मेंबर नोटिस दिया हुआ है और जिस तरह से उसमें कुछ लोगों का रोल था और इस तरह से जो क्रिमिनल उस पर कांग्रेस ने कई साल बाद गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों की ओर से हो रहे खुलासे और दावे पर सवाल उठाए हैं। 2 साल बाद कोई कहे कि हमें टॉर्चर किया गया, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये बात पहले भी हो सकती थी और पूरे रिकॉर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो छिपी हुई है। और चिदम्बरम जी ने कहा है कि वे अपने जो एफिडेविट है उस पे खड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर मामला बताया। After torturing a government officer by the other agency at the behest of the political leadership, you can understand how much misuse was done by the previous government with regard to CBI. वहीं गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी रहे RVS मणि बयान पर कायम हैं। अब किस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना इससे मैं ज्ञात नहीं हूं। मैं तो नोट बेचता रहा, मैं हरासमेंट सहता रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा। इससे पहले पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने भी दावा किया था कि इशरत जहां मामले में राजनीतिक स्तर पर हलफनामे में बदलाव किया गया था। इसके बाद से पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम आरोपों से घिर गए हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले कल दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर गरीब और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से JP नड्डा ने इसका प्रस्ताव करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, मैं ये कहूंगा इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इवोल्यूशन, इट इज अ फाइनेंशियल रिवोल्यूशन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन दिस कंट्री। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विदेश नीति और किसानों समेत कई मुद्दों को उठाया। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया गया है। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कंपनसेशन का क्या होगा, डेट वेवर का क्या होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने NDA सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। वो गरीब है क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे और हम ये नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कि देश की एकता में चाहता हूं, आपसी दलों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश का सवाल है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा पूरा सदन, पूरा देश एक हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं ने भी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विमान वहन संशोधन विधेयक 2015 को कल सदन की मंजूरी मिल गई। सदन में कई सांसदों ने बिल पर अपने सुझाव दिए, जिन पर सरकार ने
अमल करने का भरोसा दिया। विमान वहन संशोधन विधेयक 2015 को सदन की मंजूरी मिल गई। विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला। हालांकि सांसदों ने बिल पर अपने सुझाव भी साझा किए। Whenever you are making any conventional agreements or any negotiations, kindly make a statement at least before the parliament that under the convention we are changing so and so matters. You come up with a more comprehensive thing, or here you give us the assurance. कई सांसदों ने नागरिक उड्डयन नीति के मसौदे पर भी सुझाव दिए। You please cannot have more than 49% ownership, because that makes the situation of substantial ownership and effective control a very important point. All of a sudden we find a new policy coming up. This policy is tailor-made to suit a particular airline. नागरिक उड्डयन मंत्री ने सांसदों की चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। Regional connectivity has been mentioned by the major party of the NDA government. पिछले साल 2 दिसंबर को विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए भारतीय यात्री को हादसे में चोट लगने, मृत्यु होने या सामान खोने पर मिलने वाले मुआवजे की रकम में संशोधन किया गया है। इसके कानून बनने के बाद हवाई यात्रा करने वाले भारतीय मुसाफिरों को अब मॉन्ट्रियल संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कल अंतरिम जमानत मिल गई। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई में पहली जीत करार दिया है। इस बीच जेएनयू जांच समिति आज इस मामले पर रिपोर्ट सौंपेगी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कन्हैया कुमार की रिहाई पर उनके परिवार वालों ने खुशी जताई है। बहुत बड़ी जीत है ये, और ये जीत केवल कन्हैया की ही जीत नहीं है। ये जीत जो हमारे हिंदुस्तान के 450 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, प्रोफेसर ने और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो एकजुटता दिखाया है, इन तमाम लोगों की जीत है, इंसानियत की जीत है। अदालत ने कन्हैया कुमार से कहा है कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जो राष्ट्र विरोधी हो सकती है। साथ ही अदालत ने कन्हैया को जांच में सहयोग और बुलाए जाने पर उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने ये भी हिदायत दी कि वो जमानत के लिए रखी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करें। कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ 6 महीने की बेल दे रहे हैं इसको, कन्हैया को, और इस बीच में उसके ऊपर नियंत्रण रखे, उसके पैरोकार उसके ऊपर नियंत्रण रखे, और ये भी अंडरटेकिंग दे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। और 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद और क्या तथ्य आते हैं उसके बाद कोर्ट देखेगी। कांग्रेस ने जहां अदालत के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है, वहीं सीपीएम ने इस मामले को षड्यंत्र करार दिया। एडिशन केस सही रहता तो बेल मिलने का सवाल नहीं है। अगर बेल मिला, अंतरिम बेल मिला, ये जो भी है, और 10,000 पे मिला बेल, तो अगर ये बात साबित करती है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब कौन है इसके पीछे? अब डॉक्टरिंग के बारे में तो अब रिपोर्ट भी आ गई सामने। अब ये जांच करनी है, असली जांच तो यहाँ पे होगी कि कौन करवाया ये सब। जब एग्जीक्यूटिव गलत कर रही थी और दिल्ली पुलिस गलत रास्ते से जा रही थी और गवर्नमेंट भी उसी को सपोर्ट कर रही थी, तो आज जुडिशरी ने न्याय दिया है, एंड इट इज ए विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। देशद्रोह के मामले में कन्हैया को पिछले महीने की 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में 2 और छात्र उमर खालिद और अनिर्बन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में बीजेपी और असम गण परिषद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों में इस पर फैसला हुआ। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत और असम बीजेपी के प्रभारी सर्बानंद सोनोवाल ने कल इसका ऐलान किया। इससे पहले असम गण परिषद के नेताओं ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से भी गठबंधन कर चुकी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने राज्य स्तरीय पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित 35 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में यूपी चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।
बैठक के बाद कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है और हमें जनता के मंसूबों पर खरा उतरना है। प्रदेश की शीर्ष नेतागिरी है, उनसे उनके विचार आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें क्या करना चाहिए, कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, वो सब बातों को लेके बैठक थी। 35 से भी ज्यादा लोग थे। और कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया है। रटसारा मीर मोहल्ला में सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में इसका संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान वो इन चिंताओं का जवाब देंगे। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने से जुड़ी चिंताएं भी दूर की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भारत को पेंशन समाज में बदलना है ताकि पीएफ की सारी रकम लोग खर्च नहीं करें बल्कि उसे फिर से निवेश भी करें जिससे उन्हें आय होती रहे। हालांकि ट्रेड यूनियनों समेत विपक्षी दलों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस पर विचार करने का भी भरोसा दिया। The object really was to encourage India for private sector employees who don't have a pension, that this corpus must be used partly for their obligations and partly to make it a pension society. So the object really is not revenue or anything. And therefore, when I've seen the sentiment, in fact, that's one area of the budget on which an alternate view is being expressed. So when it comes up for discussion in Parliament, I am going to address this issue. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर टैक्स प्रस्तावों को आंशिक रूप से वापस लेने का संकेत दिया था। भारतीय मजदूर संघ समेत कई ट्रेड यूनियन इस कदम का विरोध कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 17 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। किसान यूनियन ने कहा है कि सरकार किसानों के बुनियादी मसलों पर गंभीर नहीं है। देश के प्रमुख किसान नेता बुधवार को दिल्ली के पंजाब भवन में जुटे। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार फसल के वाजिब और लाभकारी मूल्य के सवाल पर मौन है। साथ ही मांग की गई कि बेल आउट पैकेज देकर सभी तरह के कृषि ऋणों को माफ किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 60% ਪੈਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੀ जा ਰਿਹਾ। किसान नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्रीय नीति बनाने की मांग की है। वो टाइम भी आएगा जब हम वहाँ अंदर तक बैठेंगे, कमेटियों में हमारे लोग रहेंगे, कमेटियों में किसान वहाँ पर जाएगा और वो पॉलिसी बनवाएगा। इनके खिलाफ हमारा पूर्ण रूप से अभियान ये जारी रहेगा। किसान संगठन किसानों की न्यूनतम आमदनी तय करने, जीएम फसलों और फसल बीमा योजना में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार से नाराज है। इनका आरोप है कि बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत ने चीन को नसीहत दी है कि वो दक्षिण चीन सागर को लेकर पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना बंद करे। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि जो देश दुनिया को बहुध्रुवीय देखना चाहते हैं, उन्हें एशिया को भी बहुध्रुवीय देखने की आदत बनानी चाहिए। विदेश सचिव एस जयशंकर बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय में आयोजित रायसीना डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। एशिया के देशों के बीच जुड़ाव में आने वाली परेशानियों पर जोर देते हुए चीन की तरफ इशारा किया कि वह जुड़ाव के लिए अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा न करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये जरूरी है कि एशिया को भी बहुध्रुवीय महाद्वीप के रूप में विकसित किया जाए। This is an issue that actually resonates beyond Asia because the rest of the world also appreciates that the economic gravity is shifting towards the continent. Indeed, if we seek a multipolar world, the right way to begin is to create a multipolar Asia.
रायसीना डायलॉग में चीन के पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने का मामला भी उठा और विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि आतंकवाद की वजह से भी एशिया में जुड़ाव की समस्या बढ़ी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत के गिरफ्तार 49 मछुआरे चेन्नई पहुंच गए। इनमें 44 मछुआरे तमिलनाडु और 5 गुजरात के रहने वाले हैं। इन मछुआरों को पिछले साल दिसंबर में ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी मछुआरे दुबई के कंपनी के लिए काम करते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी रास्ता भूलकर ईरान की समुद्री सीमा में पहुंच गए थे। शक के आधार पर ईरान की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के ब्यौरे मांगे हैं। इसके लिए एजेंसी ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है। NIA ने एयरबेस पर हमले से पहले 4 आतंकियों ने जिन नंबरों पर फोन किए उनका ब्यौरा मांगा है। कहा जा रहा है कि फोन नंबर आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के नाम से हैं। पिछले महीने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए परमाणु परीक्षण पर सुरक्षा परिषद ने सख्त रुख दिखाया है। परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव पर आम सहमति से पारित कर दिया। नए प्रतिबंध उत्तर कोरिया के खिलाफ बीते 2 दशकों में सबसे कड़े प्रतिबंधों में से हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में कम दूरी की मिसाइल दागी है। Draft resolution has been adopted unanimously. सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया। ये प्रस्ताव अमेरिका ने तैयार किया था, जिसका उत्तर कोरिया के एकमात्र सहयोगी चीन ने भी समर्थन किया। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल की जाएगी। उत्तर कोरिया की नाडा स्पेस एजेंसी और खुफिया एजेंसी समेत 12 अन्य संगठनों और 16 नए व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही उत्तर कोरिया को हर तरह के छोटे और हल्के हथियार बेचने पर भी रोक लगाई गई है। ये भी कहा गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले उत्तर कोरियाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया जाएगा। That is why, under this resolution, cargo going into and coming out of North Korea will be treated as suspicious, and countries will be required to inspect it, whether it goes by air, land, or sea. This is hugely significant. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक सुर में उत्तर कोरिया को सरल संदेश दिया है, वो ये कि उसे अपने खतरनाक कार्यक्रमों को बंद करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई है कि इससे उकसावे की कार्रवाई का खात्मा होगा और बातचीत बहाल होगी। वहीं चीन ने कहा है कि ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू करने में अहम साबित होगा। 与维护半岛和平、安全和稳定的目标背道而驰，将严重破坏国际社会寻求半岛问题政治解决的努力。 उत्तर कोरिया ने इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। 4 परमाणु परीक्षण और रॉकेट प्रक्षेपणों की वजह से उत्तर कोरिया पर 2006 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेजबान बांग्लादेश एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने फाइनल में जगह पक्की की। अब फाइनल में रविवार को बांग्लादेश की भिड़ंत भारत से होगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान की टीम ने खराब शुरुआत से उभरते हुए 7 विकेट पर 129 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश ने 5 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज कर ली। 48 रन की पारी खेलने वाले सौम्य सरकार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान मार्टिन क्रो का निधन हो गया है। 53 साल के मार्टिन को कैंसर था और न्यूजीलैंड के क्रिकेट में मार्टिन क्रो के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मार्टिन ने न्यूजीलैंड के लिए 77 टेस्ट और 143 वनडे मैच खेले। न्यूजीलैंड के लिए 17 टेस्ट शतक बनाए। उन्होंने टेस्ट मैच में 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। मार्टिन क्रो के निधन से क्रिकेट जगत में दुख की लहर है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, SD बर्मन और OP नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा। लेकिन इन चमकते सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करने में लगा था। वो थे रवि। आज उनकी जयंती है।
दिल्ली में जन्मे रविशंकर शर्मा को संगीत में कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन संगीत की धुन के पक्के रवि ने मुंबई आकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। कई रातें बिना छत के गुजारने के बाद हेमंत कुमार की नजरें इनायत हुई और उन्हें आनंद मठ के कोरस में काम करने का मौका मिला। हम तुम्हें ले चले हैं। 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म अलबेली की और हेमंत कुमार की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। चंदा मामा दूर। रवि साहब को पहली सफलता मिली फिल्म वचन से, जिसकी लोरी आज भी बच्चों को चांद पर ले जाती है। प्याली में आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। 14वीं का चांद हो। इसके बाद आई फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल ट्रैक ने रवि को अलग पहचान दी। तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। लेकिन आज भी जब शादी की बारात निकलती है, मेरे दिलदार की शादी है, तो उनके कंपोज किए गए गाने के बिना अधूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, नारायणपुर में अब तक 16 ग्रामीणों के मारे जाने की खबर। जगदलपुर में 23 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इशरत जहां मामले में नया मोड़, पूर्व एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने मणि के आरोपों को बताया बेबुनियाद। वित्त मंत्री का यूपीए सरकार पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप। कन्हैया कुमार की जमानत को विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत। जेएनयू में छात्रों ने निकाला विजयी जुलूस। यूनिवर्सिटी जांच समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। विमान वहन संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। हादसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। भारतीय मुसाफिरों के लिए रकम में इजाफा। संयुक्त राष्ट्र के उत्तर कोरिया के खिलाफ सबसे कड़े प्रतिबंध। आने जाने वाले सभी कार्गो की होगी जांच। स्पेस और खुफिया एजेंसी समेत 12 संगठन ब्लैकलिस्टेड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।